Good morning to all of you. This is Neha, your course teacher with this introductory agrometeorology and climate change, and your course number is AMAT 5311. Okay, so in our previous lecture we had already discussed about that some atmospheric temperature, which is air temperature. So in this lecture we again डिस्कस अबाउट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. ओके, सो वो पार्ट 1 था आपका, ये पार्ट 2 है जिसमें हम आगे पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो कैसे कैसे बिलोंग करता है और कैसे अफेक्ट करता है. ओके, सो लेट अस सी. ओके, सो द हॉरिजॉन्टल एयर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो हम इसे हॉरिजॉन्टल जो भी एयर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से है वो देखेंगे. ठीक है, तो हमने जैसे विंड का पढ़ा था कि जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर है टू लो हाई प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वो विंड कहलाता है. ठीक है, तो जो भी हवाएं आपकी जो चल रही है, जो हमारे वातावरण में या हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी विंड है या एयर है जो फ्लो कर रही है, तो बेसिकली क्या है वो हॉरिजॉन्टल जो भी एयर जो फ्लो कर रही है वही हमारा विंड है. तो टेम्परेचर कहाँ से होगा आपका. ठीक है, सो वो टेम्परेचर है हॉरिजॉन्टल एयर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो द लाइंस कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल. ठीक है, तो एक आइसोबार होता है. ठीक है, तो आइसोबार क्या है, एक ऐसा लाइन है जहाँ जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो इक्वल होता है. ठीक है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर जहाँ पे आपको मिलेगा वो आइसोबार होता है. ठीक है, और जहाँ जो एक पॉइंट से जो भी दूसरे पॉइंट में जो टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, तो हम उसको आइसोथर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. ठीक है, सो इट इज़ लार्जली डिपेंड ऑन लैटिट्यूड. अ जनरल decrease in temperature from equator towards pole is one of the most fundamental factor of the climatology. ठीक है, तो हमने ये देखा था कि हमने बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर जो रीजन है वो एज़ कम्पेयर टू आर पोलर रीजन से ज़्यादा टेम्परेचर होता है. ठीक है, ज़्यादा वार्म होता है. क्यों होता है, क्योंकि वो सेंटर पे, ठीक है, जो अर्थ का सेंटर से जो रेडिएशन पड़ता है वो इक्वेटर पे ज़्यादा पड़ता है. ओके, सो इक्वेटर पे रेडिएशन जो है वो काफ़ी मात्रा में एब्जॉर्ब होता है एज़ कम्पेयर टू आवर पोलर रीजन. ठीक है, तो वो ज़्यादा वार्म होता है. तो ये फंडामेंटल आपका क्या बोलना चाहिए, कंसेप्ट है. ठीक है, ये फंडामेंटल कंसेप्ट है कि इक्वेटर इज़ मोर वार्म रेदर देन पोल रीजन. ठीक है, तो ये हमारी क्लाइमेटोलॉजी का कंसेप्ट है, फंडामेंटल जो बेसिक प्रिंसिपल है हम कह सकते हैं. तो ये है, तो इससे हम समझते हैं कि इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ सरफेस ब्रेक्स द लैटिट्यूडनल वेरिएशन इन टेम्परेचर. कि क्या होता है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, हम कहीं पे देखते हैं कि हम जो भी वातावरण है ना, जो भी हमारे वायुमंडल में जो भी टेम्परेचर है, टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हम अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं. इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कहीं पे ज़्यादा गर्म क्षेत्र होता है, कहीं पे कम गर्म क्षेत्र होता है. ठीक है, तो वो जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हुआ है, ठीक है, वो क्या है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर डिपेंड करता है. जैसे हमने सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में पढ़ा था कि जब हवाएं चलती है, ठीक है, सब जब भी हवाएं जब चलती है और तो क्या होता है कि वैक्यूम क्रिएट होता है किसी पर्टिकुलर रीजन पे. ठीक है, तो जब वैक्यूम क्रिएट होता है और अपोजिट डायरेक्शन से कोई ठंडी हवाएं आके उस वैक्यूम को फील करती है या कोई गर्म हवाएं चल के वैक्यूम को फील करती है, ठीक है, तो वो वैक्यूम को फील करती है तो उस जगह का एरिया जो जिस टाइप का टेम्परेचर लिए हुए जो एयर जो है वो फील करेगी, तो वहाँ पे वो टेम्परेचर डिपेंड करेगा. ठीक है, रेदर देन अनदर रीजन. ठीक है, अगर उसके अलावा जो और भी रीज़न है, दूसरा जो अन्य रीज़न है वो टेम्परेचर अलग करेगा, तो दोनों टेम्परेचर क्या है, वेरी कर रहे हैं एक दूसरे से. ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन इसी वजह से है, क्योंकि जो लैंड ब्रिज से सी ब्रिज की ओर हवाएं चलती है वो गर्म हवाएं चलती है, सी ब्रिज से लैंड ब्रिज की ओर जो हवाएं चलती है वो ठंडी हवाएं चलती है. ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं जब चलती है हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
टेम्परेचर तो क्या होता है, एक दबाव उत्पन्न होता है, एक प्रेशर उत्पन्न होता है, ठीक है। उस प्रेशर उत्पन्न होने की वजह से वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, कुछ जगह खाली पड़ जाती है। उस वैक्यूम को फिल करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन से गर्म या ठंडी हवाएं आती है और उसे फिल करती है, ठीक है। तो वो जो सरफेस होता है जो वैक्यूम क्रिएटेड होता है, वो सरफेस पे कोई भी हवाएं चल के फील करेगी तो वो जो एरिया है वो वैसे ही टेम्परेचर का हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। एंड लैंड एरियाज वार्म एंड कूल्ड रैपिडली देन वाटर बॉडीज, ठीक है। और लैंड जो है वो क्या होता है, जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अवर वाटर बॉडी, ठीक है। इसका हम पहले भी एल्बिडो में, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज में हम पहले भी देख चुके हैं कि किस टाइप से रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है और कैसे ठंडा होता है और कैसे गर्म हो जाता है, ठीक है। सो माउंटेन वेरीज इन्फ्लुएंस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर बाय restricting movement of the air masses. Then on local scale, topographic relief exert an influence of temperature distribution, ठीक है। सो भी माउंटेन बैरियर जो होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं, अक्सर आप देखेंगे कि माउंटेन्स जो होंगे, जो हमारे माउंटेन वेन जो होते हैं वो वहाँ कैसे चलती है, कूल होती है हवाएं, ठीक है। जो क्यों वहाँ पे हवाएं क्यों कूल होती है, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे जैसे हम माउंटेन के ऊपर जाते जाते हैं आप देखेंगे ठंडी हवाएं चलती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है हायर टू लोअर मीडियम में चलता है और धीरे धीरे लो होते जाता है। जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक लेयर में ऊपर बढ़ते जाते हैं, ठीक है, वर्टिकली जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं आप देखेंगे एटमॉस्फेरिक लेयर में कि टेम्परेचर क्या होता है, कम होते जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर कम होते जाता है तो कूल होते जाता है टेम्परेचर, ठीक है। तो ठंडी हवाएं हमें मिलती है ऊपर एटमॉस्फेयर में। सेम वही कह रहा है कि माउंटेन जो है वो इन्फ्लुएंस करती है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर को, ठीक है, बाय रेस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट ऑफ द एयर मासेस, ठीक है। सो वो क्या करती है, जो भी एयर चल रही है, जो भी हवाएं चल रही है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है जो एयर का, इजंट इट। तो जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है एयर का, उसके टेम्परेचर को वेरिएट करने में, मतलब वेरी करने में इन्फ्लुएंस करती है। कौन इन्फ्लुएंस करता है, माउंटेन वेरीज, ठीक है। सो दीज आर हॉरिजॉन्टल एयर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन. Okay, so these are all concept of for horizontal air distribution. So this is very important. You need to understand what kind of temperature distribution in our atmosphere. Okay, so let us move. ओके, द सेकेंड वन इज़ वर्टिकल एयर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इससे पहले हमने देखा कि व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल एयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो कि हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो भी एयर का मूवमेंट होता है उसको हम विंड कहते हैं। तो जो भी प्रोसेस है एयर टेम्परेचर जो है लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें हमने देखा कि इक्वेटर रीजन जो है पोलर रीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा वार्म होता है, गर्म होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वर्टिकल एयर टेम्परेचर क्या होता है। तो ये टेम्परेचर का जो भी इन्वर्जन होता है, ठीक है, वो वर्टिकल एयर टेम्परेचर हम उसे कह सकते हैं। सो डिक्रीजेज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। तो जैसे जैसे वर्टिकल एयर टेम्परेचर हम जैसे हमने एटमॉस्फेरिक जो स्ट्रक्चर हमने देखा, जो स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर का जो लेयर देखा हमने, ठीक है, जो लेयर का हमने स्टडी किया, उसमें हम कैसे मूवमेंट कर रहे थे, वर्टिकली मूवमेंट कर रहे थे ना। तो जैसे जैसे हम लॉन्गिट्यूड में आगे बढ़ते जा रहे थे, इंक्रीज होते जा रहा था जैसे जैसे हमारा लॉन्गिट्यूड में, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो जा रहा था, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल थे, ठीक है। हम जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो हमारा हाइट है वो कम होते जाएगा, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे हमारा हाइट बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से क्या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ये हम ऑलरेडी अपने पहले लेक्चर में जहाँ हमने एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर पढ़ाई किया था वहाँ पे हम देख चुके हैं। ओके, सो टेम्परेचर इन्वर्जन, सो ओकेजनली सम एल्टीट्यूड द टेम्परेचर orbitally increases instead of decreasing. This condition in which this orbit rise instead of fall in temperature occur in the air is known as the temperature inversion. ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब लैटिट्यूड और हमने ऑल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड देखा है हमने कि क्या लैटिट्यूड होता है, क्या ऑल्टीट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किसी ऑल्टीट्यूड में टेम्परेचर जो है क्या होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जबकि उसे डिक्रीज़
होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे हम हाइट में, जो हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है कि डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन हाइट, पर हम देखते हैं कि कई बार ओकेजनली क्या होता है, जो ऑल्टीट्यूड में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जहाँ पे जो राइज होता है टेम्परेचर, जबकि उसे कम होना चाहिए, जब ऐसा देखा जाता है टेम्परेचर में क्या वेरिएशन देखा जाता है, ठीक है, जो तो उसको हम कह सकते हैं कि जो भी एयर टेम्परेचर में जो भी वेरिएशन हम देखते हैं उसको हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इन्वर्जन है। उस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन है ड्यू टू दी अदर वेदर एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि हर लेयर पे अलग अलग केमिकली प्रोसेस होते हैं, फोटो पीरियोडिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है, हर लेयर पे। तो वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ ऑब्स्टिकल हो जाते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से, कुछ रुकावटें ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से ये इन्वर्जन देखने को मिलता है कि हमें टेम्परेचर डिक्रीज़ होना चाहिए पर वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को, उस पॉइंट को हम टेम्परेचर इन्वर्जन कह सकते हैं। सो दिस में अगर्स अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, तो वो इस टाइप के फैक्टर्स अगर डिपेंड करते हैं तो ऐसा जो टेम्परेचर इन्वर्जन जो है वो हमें देखने को मिलता है। सच एज, so when the air near the ground cools off faster than the overlaying layer because of heat loss during cooling nights, okay, when an actual warm layer passing over a lower cold layer, okay, and cold air from hilltops and slopes tend to फ्लो डाउनवर्ड्स एंड रिप्लेस बाय वार्म एयर। तो ये 3 कंडीशन ऐसे हैं जिसमें टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को हमको मिलता है, ठीक है। हम देखते हैं कि जो ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, जब हम देखते हैं कि जो ग्राउंड है, हमारा जो लैंड एरिया है, वो कूल बहुत जितना जल्दी वो गर्म होता है उतनी जल्दी कूल भी हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन पे हम देखते हैं कि काफ़ी हीट जो है इस कूलिंग के टाइम, जो भी कूलिंग का प्रोसेस चलता है तो काफ़ी हीट लॉस हो जाता है, ठीक है। हम यही कहेंगे ना कि अगर वो सरफेस जो है ठंडा हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है ड्यू टू अदर एनवायरमेंटल प्रोसेस, ठीक है। बहुत सारे एनवायरमेंटल जो भी प्रोसेस चलते हैं उसकी वजह से कूलिंग हो जाता है जहाँ हीट का लॉस हो जाता है। तो इस कंडीशन पे हम टेम्परेचर इन्वर्जन देख सकते हैं, या हम देख सकते हैं कि जब कोई भी एयर पास करे, ठीक है, वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी, बहुत सारे जो हमारे वेदर फैक्टर होते हैं, वेदर एलिमेंट्स होते हैं, क्लाउड्स है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है जिसकी वजह से वेरिएशन होता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर के इन्वर्जन का कंसेप्ट है कि इन कारणों से जो है टेम्परेचर वेरिएट करता है एक दूसरे से, ठीक है, उस पॉइंट पे। So moving on, okay, so significance of temperature inversion. So cloud formation, precipitation and atmospheric visibility are greatly influenced by the inversion phenomena. ओके, सो जो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जैसे मैंने बताया ना अभी कि जो भी वेदर एलिमेंट होते हैं, वेदर एलिमेंट जो है वो एक दूसरे से, जो भी प्रोसेस होते हैं, हमारा जो एनवायरमेंटल या वेदर जो भी प्रोसेस होता है उसकी वजह से ये टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। जब कुछ रुकावटें आ जाती है, ठीक है, जो ओकेजनली हो, जो जनरली ऐसा देखने को ना मिले पर किसी टाइम पे वेदर जो है वो वेरिएट करे, ठीक है, तो उस जगह पे जो ठंडी, जब हम ऑल्टीट्यूड पे आगे बढ़ते हैं तो हमें टेम्परेचर कम होना है, पर टेम्परेचर सडनली क्या होता है, इंक्रीज़ होते जाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्यों इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि वो वेदर एलिमेंट जो होते हैं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन पे ऐसा होता है जब वेदर क्लाउड का फॉर्मेशन होता है या कहीं पे प्रेसिपिटेशन जैसी हर चीज़ें देखने को, प्रेसिपिटेशन में आपका ड्यू, फॉग, फ्रॉस्ट जैसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं वो प्रेसिपिटेशन में आते हैं। जैसे आपका ड्यू फॉर्म हो गया, ज़्यादा फॉर्म हो गया, ड्यू फॉर्म क्यों हुआ, क्योंकि कोल्ड है ना, ठंडी हवाएं उसे मिली और बहुत सारे पार्टिकल से, ह्यूमिडिटी से, रीजन से वो बाइंड होके ड्यू फॉर्म हो गया, फ्रॉस्ट हो गया या फॉग क्रिएट हो गया। तो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन एंड एटमॉस्फेरिक विजिबिलिटी आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वर्जन फिनोमेना, ठीक है। देन फॉग फॉर्मेशन में टेक प्लेस नियर द ग्राउंड विच में अफेक्टेड द विजिबिलिटी टू बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, अफेक्टेड एयर नेविगेशन, ठीक है। तो ये इसमें सिग्निफिकेशन
जो है सिग्निफिकेंस जो है उसका वो फॉग का फॉर्मेशन हो जाता है। हम देखते हैं कि जो कोहरे आ जाते हैं, ठीक है, जिससे विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे हमें दिखाई नहीं दे पड़ता। तो ये हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ठीक है, और जो भी ट्रैफिक नेविगेशन होते हैं, चाहे वो सी बेस पे नेविगेशन हो, रोड पे हो, रेलवे ट्रैक पे हो, ठीक है, तो ये सारे नेविगेशंस को ये क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट द काइंड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेम्परेचर, सम काइंड ऑफ significance of temperature, some are not, ठीक है। and then diurnal temperature is affected by the temperature inversion and the incoming solar radiation and it conversion in heat is affected। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अफेक्ट होती है। तो दिस इज़ नॉट द significance of the temperature inversion, please correct the term, this is all the effect of temperature inversion in our atmosphere, we could say, ठीक है। so these are all, and moving on, ओके, सो रोल ऑफ टेम्परेचर इन क्रॉप प्रोडक्शन। तो टेम्परेचर का देखिए, हमने देखा कि विंड का क्या रोल है, हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे रोल प्ले करता है हमारे अफेक्ट करने में हमारे टेम्परेचर को या एटमॉस्फेयर को, ठीक है। वैसे ही हम देखेंगे कि रोल ऑफ द टेम्परेचर इन क्रॉप प्रोडक्शन, की टेम्परेचर पे हमारे क्रॉप प्रोडक्शन का क्या असर होता है। सो द टेम्परेचर इन्फ्लुएंसेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड वेजिटेशन, ठीक है। तो जो टेम्परेचर है वो इन्फ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूशन, क्रॉप के डिस्ट्रीब्यूशन को और वेजिटेशन को, ठीक है। सो द सरफेस एयर टेम्परेचर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स विच इन्फ्लुएंस ऑल स्टेजेस ऑफ क्रॉप ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्टिव फेजेस, ठीक है। तो ये जो सरफेस है, एयर टेम्परेचर का जो सरफेस है, अगर वो वेरिएबल है, वेरी करे, तो वो बहुत सारे स्टेजेस हैं जो हमारे क्रॉप के, ठीक है। तो वो स्टेजेस को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, वेजिटेशन ग्रोथ को, फ्रूटिंग को, फ्लावरिंग को, ठीक है, इन सारी चीज़ों को वो क्या करता है, अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। देन एयर टेम्परेचर अफेक्ट्स लीफ प्रोडक्शन, एक्सपेंशन एंड फ्लावरिंग। तो ये वी आर ऑल नो दैट दिस थिंग एयर टेम्परेचर अफेक्ट, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही फ्रूटिंग होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए भी, फ्लावर्स में पॉलिनेशन के प्रोसेस के लिए भी एक एग्जैक्ट टेम्परेचर की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो उन सारी चीज़ों में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इज़न्ट इट? Okay, so the diffusion rates of gases and liquid changes with temperature. This is also the important thing. And then solubility of different substances independent on the temperature. ओके, सो कुछ हर्बिसाइड्स, केमिकल जो हर्बिसाइड्स है, या कुछ फर्टिलाइज़र का हमें सॉल्यूशन या केमिकल फॉर्मुलेशन रेडी करना है, ठीक है। तो वो एक निश्चित तापमान पे रेडी होते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल हम कोल्ड के टाइम में, अगर हम विंटर के टाइम में अगर हम कोई फॉर्मुलेशन रेडी कर रहे हैं जहाँ पे हमारा एटमॉस्फेरिक, जो विंटर के टाइम में क्या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर काफ़ी कम है, क्यों कम है, कूलिंग की टाइम है, ठीक है, कूल है काफ़ी, ह्यूमिडिटी कम है, ड्राई रीजन है, ठीक है। तो ऑब्वियस हम देखेंगे कि विंटर के टाइम पे काफ़ी ह्यूमिडिटी कम होता है, ड्राई एयर चलती है, काफ़ी कूल एयर चलती है, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर हम कोई सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस तैयार कर रहे हैं, तो देखेंगे आप कुछ सब्सटेंसेस जो हैं उसके हिसाब से उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तैयार होता है कि वो अच्छे से सॉल्यूबल नहीं हो पाते हैं, क्यों, क्योंकि काफ़ी कोल्ड टेम्परेचर है। कई बार होता है कि फिक्स्ड हो जाते हैं, मेल्ट डाउन नहीं हो पाते हैं। जस्ट आप देखेंगे अपोजिटली कि अगर कभी टेम्परेचर का, समर सीज़न है, समर सीज़न में कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी काफ़ी डाइल्यूट हो जाते हैं, काफ़ी लिक्विड एकदम डाइल्यूट फॉर्म में हो जाते हैं। कई बार आप देखेंगे कि रेनी सीज़न में जो यूरिया जैसे जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, या और भी बहुत सारे हर्बिसाइड्स है जो वेटेबल पाउडर के रूप में या ग्रैन्युल्स फॉर्म में जिनका केमिकल कंपोजिशन फॉर्म हुआ रहता है, फॉर्मेशन हुआ रहता है, तो वो काफ़ी ह्यूमिडिटी की वजह से काफ़ी लिक्विड फॉर्म में या चिपचिपा सा एक सब्सटेंसेस क्रिएट कर लेता है रिएक्शन की वजह से, वेदर एलिमेंट से रिएक्ट करके। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन द डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। तो ये भी टेम्परेचर भी वेरी करने से ये प्रॉब्लम्स हमें दिखाई पड़ते हैं। ओके, तो इसमें भी टेम्परेचर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, वी कुड से। एंड देन बायोकेमिकल रिएक्शन इन क्रॉप्स डबल और मोर विथ इट्स 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज एंड इन्फ्लुएंस बाय द एयर टेम्परेचर। सो देखिए, बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए भी हमें टेम्परेचर चाहिए रहता है, कि जो भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होते हैं, ठीक है, ये बायोकेमिकल रिएक्शन में आता है।
ATP सिंथेसिस हो रहा है, दिस इज बायोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जो भी ये सारे रिएक्शंस जो हमारे प्लांट के इंटरनली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में चल रहे हैं, तो ये स्टोमेटा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि स्टोमेटा जो है जो ट्रांसपिरेशन करने का काम करता है। ठीक है, जो ट्रांसपिरेशन करता है इवोपो ट्रांसपिरेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो भी एयर टेम्परेचर, अगर आपका टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंगली है तो वो स्टोमेटा ओपन होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ही स्टोमेटा क्लोज होगा, जिससे ट्रांसपिरेशन होगा, हीट का बैलेंस होगा, जिससे ATP सिंथेसिस होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से को रिलेटेड है। ठीक है, सारे इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से, तो उस पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन इक्विलिब्रियम ऑफ वेरियस सिस्टम एंड कंपाउंड इज अ फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ एंजाइमेटिक सिस्टम इन द प्लांट। तो ऑब्वियस है कि कैटलिस्ट जो भी होते हैं टेम्परेचर पे के, हम जब भी केमिकल रिएक्शन देखते हैं, हम केमिस्ट्री में या किसी भी हमारे बायोकेमिकल प्रोसेस में हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं, तो एक कैटलिस्टिक होता है वो एक निश्चित तापमान पे अपना काम करता है। ठीक है, एक उसे उतना फिक्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, एसेंशियल स्टैंडर्ड टेम्परेचर कह सकते हैं हम उसे, तो उस टेम्परेचर पे ही वो अपना काम अच्छे से दिखा पाता है। ठीक है, तो वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए भी टेम्परेचर जो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है, वी कुड से। ओके, सो दीज आर द रोल ऑफ द टेम्परेचर इन क्रॉप प्रोडक्शन। एंड द नेक्स्ट इज most of the higher plants grow between 0 to degree centigrade to 60 degree centigrade, and crop plants are further restricted from 10 to 40 degree centigrade. However, maximum dry matter is produced between 20 and 30 degree centigrade. So these are the variable of the temperature, जिसमें अलग अलग कंडीशंस हैं। किसी टेम्परेचर पे फ्लावरिंग होती है, किसी निश्चित टेम्परेचर पे हम क्रॉप प्रोडक्शन में पढ़ते हैं कि इस टेम्परेचर पे जर्मिनेशन होता है, इस टेम्परेचर पे फ्लावरिंग होती है। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन पे टेम्परेचर का ये अहम रोल है कि किसी पे वो प्लांट है बहुत ही अच्छा ग्रो करते हैं, किसी में उनके ग्रो जो है वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं, अपने आप को बढ़ावा नहीं दे पाते। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। एंड देन अ हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स आर अफेक्टेड बाय पेस्ट एंड डिसीजेज। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर से भी पेस्ट एंड डिसीजेज होते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ती है उससे। ठीक है, सो हाई नाइट टेम्परेचर इंक्रीजेज रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म। अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप बिकम्स मीडियम ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप डिपेंडिंग अपॉन इट्स एनवायरमेंटल टेम्परेचर अंडर विच इट इज़ ग्रोन। Okay, then most of the crops have upper and lower limits of the temperature below or above which they may not come up, and optimum temperature when the crop growth is maximum, these are known as cardinal temperatures, and critical temperature also, and different crops have different temperature. ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमने देखा है कि बहुत सारे जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि टेम्परेचर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, कि उस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए हमें उतना ही टेम्परेचर, उतना ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसको हम क्रिटिकल स्टेज ऑफ द प्लांट कहते हैं। अब आप एग्रोनॉमी में और एक हॉर्टिकल्चर में जो वेजिटेबल्स क्रॉप आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पर्टिकुलर प्लांट के स्टेजेस में क्रिटिकल स्टेज पढ़ेंगे कि इसका क्रिटिकल स्टेज इतना है, इसे इतने टेम्परेचर की ही इस टाइम ज़रूरत होगी। ठीक है, और इसे इस क्रिटिकल स्टेज में से एक इरिगेशन चाहिए ही, तो उसे हम क्रिटिकल स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो उस ऑप्टिमम टेम्परेचर की उसे उस टाइम एसेंशियल ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसको उसमें भी टेम्परेचर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो ये था एयर टेम्परेचर। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमने पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल एयर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीका का हुआ है और वो कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, और फिर हमने देखा कि वर्टिकल एयर डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है, कि जैसे जैसे हम डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर इंक्रीजिंग इन हाइट। ठीक है, जैसे जैसे हम लॉन्गिट्यूड बढ़ता जाता है, जैसे हम हाइट में हम जाते जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होते जाता है। उसी प्रोसेस में टेम्परेचर इन्वर्जन भी हमें दिखाई पड़ता है, जो क्या होता है, जब टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, जब वो अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली नहीं काम करता ड्यू टू द वेदर वेदर एलिमेंट ऑब्स्टिकल्स, अलग अलग रुकावटें आने की वजह से। सो ये टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। देन आफ्टर वी
we had seen just some kind of role of the temperature in our crop production. ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही. तो आप ये अच्छे से पढ़ाई करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे. ओके, एंड रोल ऑफ द टेम्परेचर इन आवर क्रॉप प्रोडक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ये हर बार एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आपको एग्जाम में इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. ओके, सो ये आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है. So today is enough for this topic, and thank you very much. Till then, be safe, take care. Thank you.